हाय फ्रेंड्स, सर का गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय हिंद सोल्जर्स, जय हिंद। तो आइए आज कुछ बहुत ही आज रोमांटिक चीज़ पढ़ने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है नरेशन। तो नरेशन क्या है, इसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, और इस बार एनडीए का क्वेश्चन भी पूछा गया है और सीडीएस का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसी को सीखने वाले हैं। क्या चीज़, तो देखिए नरेशन होता क्या है। नरेशन का मतलब होता है कथन, ठीक है। पहले तो आप लोग लिखेंगे नरेशन, नरेशन। तो नरेशन क्या है, उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए नरेशन का मतलब होता है कथन, और इसी का एक और नाम दिया गया है जिसे बोला गया है स्पीच। आप कभी स्पीच दिया होगा स्टेज पे, वही होता है स्पीच, ठीक है। बड़ी उदास है जिंदगी, और इसी को बोला गया है हिंदी में कथन। जी हाँ, क्या बोलेंगे, कथन इसी को बोला गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो नरेशन क्या है और इसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आज उसका डिटेल बताऊंगा पहचानने के लिए, ठीक। तो नरेशन होता है कथन। नरेशन जो होता है, कथन होता है जब कोई व्यक्ति कहता है। नरेशन मीन्स नरेट, मतलब इस किसी को नरेट करेगा, ठीक है, मतलब बताएगा। नरेशन, नरेट बाय समथिंग बाय समवन, या तो कोई वस्तु के बारे में डायरेक्ट करेगा, या तो कोई व्यक्ति के बारे में, या कोई व्यक्ति उसे बताएगा, ठीक है। तो नरेशन हमारा क्या हो गया, कथन, ठीक है। और नरेशन अगर करना है तो उसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा को आना जरूरी होता है। किसको, इन्वर्टेड कॉमा आएगा तभी नरेशन कहाएगा, अदरवाइज नहीं कहेगा। और नरेशन का फॉर्मूला होता है क्या चीज, लाल घाघरा। तो आइए देखते हैं नरेशन। तो आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला आई सेड टू यू, मैं कहता हूँ तुमसे कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मैंने कहा, लेकिन आपने क्या किया, इसी को कन्वर्ट करके अपने भाषा में बोल दिया, दैट इज नरेशन, ठीक है। क्या मैंने बोला, नरेशन। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो नरेशन आप समझ गया हो क्या चीज होता है। देखिए नरेशन दो टाइप्स का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का। और इसे पढ़ने के लिए अगर बताऊं तो कौन कौन सी एग्जाम है, तो सबसे पहला हमारा 10 साल का जो मेहनत होता है क्लास 10th, और बताऊं तो इससे आपका क्लास 10th में भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बताऊं तो क्लास 12th में भी इतना वेटेज रहता है, ठीक है। और बताऊं तो आपका एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, सीजीएल और एमटीएस और भी अदर एग्जाम, इस बार एनडीए का एक क्वेश्चन आया था, इन सभी में आता है स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर आता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। और इससे 102 क्वेश्चन आता ही है, ठीक। और एक और होता है आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो इन सभी एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन, और जितने भी इंग्लिश का सेक्टर में एग्जाम होता है उसमें आपका इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इंग्लिश में भी आपका नरेशन से ऐसा क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक। तो नरेशन में उतना चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक। अब देखिए नरेशन पढ़ने से पहले इसको आपको सबसे पहला टाइम एंड टेंस आना चाहिए, टाइम एंड टेंस आना चाहिए, तभी आप नरेशन को सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें चेंज करने के लिए होता है, अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ रूल बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नरेशन में आपको कम से कम प्रोनाउन को आना चाहिए, प्रोनाउन। आज इसको ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे क्या करना है, जादू है, ठीक है। सही पढ़ेंगे इंग्लिश भी ट्रिक के साथ, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब मैंने बताया कि नरेशन 2 प्रकार के होता है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नरेशन
या इसी को बोला गया है स्पीच, जो भाषण देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि नरेशन दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, और एक और होता है जिसे बोला गया है इनडायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच मतलब दो प्रकार के होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, यही दो प्रकार के ना आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो मैं इसका बताया, तो डायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भाषा को सिंपल वे में बोलता है, ठीक है, मतलब अपने ही भाषा में बोलता है, उसे बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच उससे कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति को सुना और सुन करके वह अपने भाषा में ना बोल कर किसी और के भाषा में कन्वर्ट कर दिया, उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हम लोग बोलते हैं बाबा वो ठीक है, अरे ठीक है, इस तरह सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, तो इसी तरह सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई से बात किया, हाँ बाबू ठीक है, उसी को अरे तुम्हारा बाबू ठीक है जी, तो इस तरह सेंटेंस का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने बोला कि he said to me, वह मुझसे कहती है, वह मुझसे कहता है कि यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। इसी को बनाया यू टेल्स मी दैट यू आर गोइंग टू स्कूल। तो मैंने क्या बोला, उसने अरे तुम्हें कोई कहा, और उसी को मैंने कन्वर्ट करके कहा, तो उसी को बोला जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और बताऊं तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में मेन पॉइंट है, तो ये मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक। अब सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ पे एक ट्रिक होता है जिससे आपको याद करना होगा, ठीक। तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे 1 2 3 SON। जी हाँ, नरेशन पढ़ना है तो ए सीख गए, सारा काम खत्म, ठीक है। क्या 1 2 3 SON। एन फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक। और 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन केवल और केवल आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहेंगे, और यू को क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन। और बाकी जो रिमाइंडर बच गया उसे क्या बोल देंगे, थर्ड पर्सन। जैसे ही सी इट दिस दैट, दो जैसे भी क्या है, थर्ड पर्सन। अब देखिए आई और वी से जितने भी कन्वर्ट, आई से मी से माई, माइन, इस तरह से बनेगा, वी से अस, आवर, आवर्स, तो ये सब किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से बताऊंगा। अब देखिए होता क्या है कि डायरेक्ट स्पीच को हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। मैंने क्या बोला, जी हाँ, मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा को अंदर रखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया कि सी says to me, she says to me इन्वर्टेड कॉमा। वह मुझसे कहती है कि यू रीड अ बुक, यह हो गया इन्वर्टेड कॉमा। देखिए तो मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा को अंदर रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को अंदर। तो आप याद रखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच उसका, और इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है,
इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। ठीक, तो देखिए ये हमारा किस में है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, तो इसी को बोल दिया गया क्या चीज, इसको बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कहें या डायरेक्ट नारेशन कहें। और इन सभी सेंटेंस जो सेंटेंस के बाहर होता है उसे बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो इतना बात आपको दिमाग में गया कि नहीं। नरेशन क्या होता है, तो नरेशन मैंने बताया किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति कोई कथन को कहता है और उसी कथन को कोई और व्यक्ति दूसरा के व्यक्त मतलब शब्दों में व्यक्त कर देता है, उसी को बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए इसको इरेज करके थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल, जैसे राम सेज टू सीता इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा डू यू लव मी। ठीक है, ये भी मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ सेंटेंसेस क्या कहेंगे वो भी आइडेंटिफाई करिए। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे क्या कहेंगे, उसे बोला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाएगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाएगा, या रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ इसका और बताता हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच को आज क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्त अब क्लियर करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। आइए, तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, उसी से समझ आ जाएगा। ठीक, जैसे ही सेज टू मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड लव योर कंट्री, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया था, तो उसे बोला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाएगा। तो ये दो चीज आपको क्लियर हुआ, ये दो चीज आपको क्लियर हुआ होगा तो आप इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, आप देखिए ये हमारा किस में काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और सेज ये जो दिख रहा है सेज, ये सेज एज अ क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। और मी क्या है, तो मी एज अ, तो मी क्या है, तो मी है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। देखिए ये हमारा हुआ सब्जेक्ट और ये हमारा हुआ वर्ब और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा रिपोर्टिंग स्पीच में भी कैसा। तो रिपोर्टिंग स्पीच में ही क्या है, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और सेज क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, और मी क्या है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें वही अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे जो यू है, यू क्या है, तो यू है रिपोर्टेड सब्जेक्ट। क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। ठीक है, और ए क्या है, लव, तो लव हमारा क्या है,
रिपोर्टेड वर्ब, और योर कंट्री क्या है, ये है हमारा रिपोर्टेड, लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने इतना चीज आप लोगों को क्लियर किया कि जो एज ए सब्जेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हुआ रिपोर्टेड स्पीच, और ये हमारा क्या हुआ रिपोर्टेड वर्ब, और ये हुआ हमारा रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा योर कंट्री, तो योर कंट्री हो जाएगा, और यहाँ पे लव हमारा क्या हो गया वर्ब हो गया, और यहाँ पे यू हमारा रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया। और इसमें बात करें तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में क्या है, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में हमारा ही है तो ही हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में है सेज, तो यहाँ पे हमारा सेज हो जाएगा, ठीक है। और मी हमारा क्या है, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज क्लियर हो गया होगा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसे बना कर कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे लिखा मैंने कि आई से टू यू, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा, आई से टू यू ही, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, ये हुआ। तो इसमें आप जरा सा मुझे लिख करके आप जरूर बताइएगा कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन क्या है। अगर ये समझ गए होंगे तो नीचे वाला का आप आंसर इजी वे में दे सकते हैं। तो ये हुआ नॉर्मली नरेशन में क्या क्या चीज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बता दिया, ठीक। अब आते हैं इसका रियल यूज। नहीं तो देखिए एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ही सेज टू मी, तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है वो क्या कहलाता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जी हाँ, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टेड हो गया, रिपोर्टेड तो रिपोर्टिंग है तो यहाँ पे जो दिख रहा हो ही, तो ही रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, और रिपोर्टिंग वर्ब भी हो गया, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग हम आते हैं नेक्स्ट। तो आइए सर देखते हैं अब कुछ और भी एग्जाम्पल, ठीक है, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले ट्री कैसे नरेशन, हाउ टू लर्न नरेशन, कैसे इसको सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए लेटो जरा देना ऑफ करो तो आइए सर देखिए अब इसमें ट्रिक क्या है कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 SON, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, 1 2 3 SON। अब देखिए 1 का मतलब मैंने बता चुका हूँ, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, और थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन, आई और वी को कहेंगे, ठीक। सेकेंड पर्सन ओनली यू को, और बाकी जो बच गया ही सी इट दिस और दैट, और WTC और भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड पर्सन के अंतर्गत, ठीक। अब आता है एस, एस फॉर होता है सब्जेक्ट
और ओ पर होता है ऑब्जेक्ट और एन पर होता है नो चेंज। देखिए यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए सब्जेक्ट जब भी चेंज होगा तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब भी चेंज होगा तो सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को बदला जा सकता है, या फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट को बदला जा सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अनुसार मतलब सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेकंड पर्सन में जाएगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, जो थर्ड पर्सन रहेगा वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, ठीक। दूसरा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, ठीक है। तो आई होप 1 2 3 वाला आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक। सबसे पहला प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, इन सभी प्रोनाउन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब जैसे बताऊं तो आई को किस में होता है, मी में, और मी को किस में होता है, माई में। उसी प्रकार से यू का किस में होता है, यू में ही, लेकिन यू का क्या होता है, योर होता है, और वी का अस होता है, और आवर होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा मकसद है 1 2 3 को समझाना, और यहाँ पे मैंने समझा भी दिया हूँ। अब इसका विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।